यूएई के बाद पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर पहुंच चुके हैं। नीदरलैंड्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। हेग में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय संगीत और संस्कृति की झलक दिखी। 9 साल बाद पीएम का नीदरलैंड्स दौरा। तो प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स पहुंच चुके हैं और उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय संस्कृति की झलक देखी गई इस स्वागत समारोह में। संगीत और संस्कृति की झलक यहां नजर आई। भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री। 9 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स पहुंचे हैं। और हेग की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हेग में होटल पर पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का किस तरह से भव्य स्वागत किया, यह आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस दौरान जो भारतीय संस्कृति और संगीत है, इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई दी। देखिए आप, जो इंडियन डायस्पोरा है वो किस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेताब नजर आया और प्रधानमंत्री का इंतजार करता नजर आया। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे, इसके बाद एक अलग ही खुशी नजर आई। होटल के बाहर बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं, पुरुष प्रधानमंत्री की एक झलक पाने और उनसे मुलाकात करने के लिए उनका बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। और ये देखिए, एक शख्स ने प्रधानमंत्री को एक पेंटिंग भी तोहफे में दी और ये देखिए, बच्चों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए नजर आए। जब हेग पहुंचे तब किस तरह से जो भारतीय समुदाय उसने प्रधानमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया है, यह आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। तो देखिए, प्रधानमंत्री के स्वागत की ये तस्वीरें जहां पर लोग उनसे मिलने के लिए बेताब नजर आए और देखिए, भारतीय संगीत के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो ईरान युद्ध और होर्मुज संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी यूएई का दौरा खत्म कर यूरोप पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी अभी नीदरलैंड्स में और उसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी रुख करेंगे। यूएई में पीएम मोदी ने होर्मुज संकट का मुद्दा उठाया। नीदरलैंड समेत यूरोपीय देशों में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा होगी। ऊर्जा और वैकल्पिक सप्लाई चेन पर बातचीत की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईरान युद्ध में कोई भी देश निष्पक्ष नहीं है, ऐसे में भारत की निष्पक्ष और सक्रिय मध्यस्थता की जो छवि है वो बनती हुई नजर आ रही है। प्रोफेसर सतीश कुमार सर हमारे साथ हैं और महेश सचदेव सर हमारे साथ है, पूर्व राजदूत। महेश सर, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया पर कितना बड़ा ऊर्जा संकट आया हुआ ये तो हम देख ही रहे हैं। जो पहला पड़ाव था प्रधानमंत्री के दौरे का वो था यूएई, और यहां पर गैस, ऊर्जा, तेल भंडारण को लेकर, निवेश को लेकर कई बड़े ऐलान हुए। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में है, नॉर्डिक देशों का भी रुख करेंगे। कैसे आप देखते हैं इसको? जी, यूएई के विजिट के बारे में आप कह चुके हैं और उसमें जो भी समझौते हुए हैं उसमें सबसे बड़ा समझौता जो एलएनजी की सप्लाई, एलपीजी की सप्लाई और तेल की सप्लाई और भंडारण के बारे में हुआ है। तो ये एक भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अच्छी खबर है और एक तरह से ओपेक से निकलने के बाद यूएई के हाथ खुल गए हैं और वो जितना चाहे उत्पादन कर सकता है। और यही एक राज्य है खाड़ी का, जो खाड़ी विकास परिषद का, जो कि जिसका कि हरमुज के बाहर भी बंदरगाह है। तो इससे भारत को एक वैकल्पिक अवसर मिलता है खाड़ी से अलग अपना तेल का स्रोत बनाने के लिए। दूसरी ओर अगर नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड में आपको मालूम है कि रॉयल डच शेल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है, उसका वहाँ पर बेस है। और दूसरी ओर नीदरलैंड में ही 90% से ज़्यादा चिप बनाने वाली मशीनों का उत्पादन होता है। तो उसको लेकर के भी एक खासी एनर्जी के लिए भारत को एक सुविधा बनेगी। तीसरी बात कहें तो
नीदरलैंड भारत के लिए रॉटरडैम के बंदरगाह होने की वजह से यूरोपियन यूनियन का एक दरवाज़ा बना है और यूरोपियन यूनियन के साथ जो भी आदान प्रदान व्यापार का होता यानी है सर आप कह रहे हैं नीदरलैंड से जाता कि इस दौरे में अगर सब कुछ सही रहा तो मौजूदा समस्याओं से भारत को निकलने का एक रास्ता जरूर दिखाई देगा और कई सारे ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं इन दौरों के दौरान सहमति में, जिससे जो मौजूदा संकट में कुछ सुधार हो सके। और देखिए, इससे पहले कल पीएम मोदी ने यूएई में कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो हॉर्मुज़ को लेकर उन्होंने कहा कि वो खुला होना चाहिए सबके लिए, वहां फ्री मूवमेंट होना चाहिए, और दूसरी तरफ भारत हर तरह की शांति के लिए सहयोग करने को तैयार है। दो इंडिकेशन प्रधानमंत्री के। और मोदी का एक्शन, अरब में संकट का क्या जल्द अंत होगा। प्रधानमंत्री ने जो पहल की है, जो बयान दिया है, उससे इस संकट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा जल्दी से देखते हैं। देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ अरागची की तस्वीर आप देख रहे हैं। बयानों को देख लेते हैं। पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, ये प्रधानमंत्री ने कहा। अरागची कह रहे हैं क्षेत्रीय शांति और मध्यस्थता में रचनात्मक भूमिका की अपील वो कर रहे हैं भारत से भी। और हॉर्मुज़, ऊर्जा सुरक्षा और बातचीत की जरूरत की चर्चा पर जोर दिया है अरागची ने। जरूरी बात यह है कि भारत ने दोनों पक्षों के बीच संवाद को आगे बढ़ाया है। दोनों को अपना पक्ष दुनिया के सामने रखने का मौका भी भारत ने दिया है। और ब्रिक्स में भारत की मध्यस्थता वाली छवि मजबूत हुई है, क्योंकि अरागची खुद भारत पहुंचे इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए। सतीश जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कह लीजिए और भारत की एक ऐसी पोजीशनिंग कह लीजिए जहां से भारत दोनों को कुछ कह सकता है और दोनों पक्षों से कुछ सुन सकता है। मतलब अरागची आते हैं इंडिया ब्रिक्स में, ब्रिक्स के फोरम पर वो अपनी बात करते हैं, अपने देश के इंटरेस्ट की बात करते हैं, भारत की भूमिका की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जब जाते हैं यूएई तो वहां पर साफ साफ दो बातें इंडिकेट करते हैं कि वी आर रेडी टू मीडिएट, हम करेंगे हर कोशिश शांति के लिए, और दूसरा कि हॉर्मुज़ को ओपन किया जाना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत की ये पोजिशनिंग अरब संकट को दूर करने में कितनी मददगार साबित हो सकती है, और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट हर तरफ है उसमें भारत कितना ट्रस्टवर्दी दिखाई देता है? देखिए, निश्चित रूप से भारत की अपनी एक पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय छवि है, और मध्यस्थता को लेकर अगर बात करें या शांति को लेकर बात करें तो जो हमारी पहचान है वो बड़ी मजबूती के साथ दुनिया में स्थापित है। विशेषकर प्रधानमंत्री का अपना तेवर, अपना बात करने की शैली दुनिया के तमाम बड़े देशों में ये सभी हम जानते हैं कि मोदी की बातों पर का भरोसा और जिस तरीके से वो डिप्लोमेसी को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं मजबूती के साथ। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उसमें हमें लगता है कि जो सार्थकता होनी चाहिए, जो कारगर तरीका होना चाहिए था, वो निश्चित रूप से पिछले कुछ महीनों में चैलेंज हुई हैं, चुनौतियां बढ़ी हैं। दो महत्वपूर्ण देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जो सबसे नंबर 1 की कह लें, नंबर 2 की कह लें, उसमें हमें लगता है कि वो कारण जो भी हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स हों, अमेरिका के राष्ट्रपति का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से या उनके सिचुएशन की वजह से अमेरिका से दूरी बढ़ी है, चीन से पहले से ही हम संकट था। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप अकेले हैं और अकेले एक हॉर्मुज़ के अलावे उन तमाम ऐसे देशों पर जो
कोई अमेरिकी समर्थक हो या अमेरिका विरोधी हो, उनको एक साथ लाकर मंच पर खड़ा कर कर और वार्ता को सफल बनाने की कोशिश आप करते हैं, तो उसमें आपकी आर्थिक संपन्नता, आर्थिक शक्ति कितनी धारदार है, कितनी मजबूत है, वो भी दिखाई देता है। तो हमें लगता है कि भारत के फिलॉसफी में, भारत की सोच में कोई कमी नहीं है, लेकिन खुद हम आर्थिक विसंगतियों से, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हार्मुज का अगर खुला नहीं तो भारत के सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती सामने दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और इसको तो प्रधानमंत्री ने कह ही दिया कि हमारी प्राथमिकता है इसको खोलना। जी नहीं, प्राथमिकता के साथ साथ अगर हम वैश्विक परिदृश्य को भी बदलना चाहते हैं तो आपकी आर्थिक संपन्नता तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, और क्योंकि सर प्रोफेसर सतीश सर, आपने जब हॉर्मुज का जिक्र किया तो ब्रिक्स के दौरान जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई अब्बास अरागची से, तब इसका जिक्र किया गया था, इस मुद्दे को रखा गया हॉर्मुज स्ट्रेट, और वहां पर ईरान की तरफ से, अब्बास अरागची की तरफ से यह कहा गया, इंश्योर किया गया कि जो भारतीय जहाज है वो कैसे सुरक्षित तरीके से उनको एक पैसेज मिल सके, इसे हम सुनिश्चित करेंगे। इस बात का पूरा भरोसा दिया गया। खैर, इस बीच सर एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। भारत में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान, यूएस ईरान टकराव कम कर सकता है भारत। यह बहुत अहम बयान है। यूएस और ईरान के बीच का जो टकराव है, अगर कोई इस वक्त कोई देश कम कर सकता है तो वो है भारत। तनाव कम करने में अहम भूमिका भारत निभा सकता है। अरब दोस्तों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, इसे पुरजोर तरीके से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की तरफ से रखा गया, क्योंकि अगर इससे पहले जो कुछ, हालांकि वो मध्यस्थ कहना ठीक भी नहीं होगा, जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से किया गया उसकी निष्पक्षता को लेकर ही कई गंभीर सवाल उठे। खुद अमेरिका और ईरान से ऐसी आवाजें उठी जो कि पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आई। अब ऐसे में जो भरोसा है वो भारत पर एक बार फिर से पूरी दुनिया का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने क्या कहा, एक बार आप सुनिए। तो रूस को भरोसा है ईरान युद्ध खत्म कौन करा सकता है, वो है भारत। जी हां, सर्गेई लावरोव का दावा क्या है, पहले आप देखिए। अरब संकट के अंत के लिए भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब आप समझिए, भारत, यूएई और सऊदी से भारत के अच्छे संबंध हैं, और भारत के यूएस से रणनीतिक और व्यापारिक संबंध है। रूस और ईरान से भी भारत की मजबूत दोस्ती है। जरूरी बात यह कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में भारत निष्पक्ष रहा है। रूस ने पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली भूमिका पर सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में भारत की जो अगर स्थिति देखें तो ये एक मजबूत स्थिति नजर आती है, करुणा, कम से कम ट्रस्ट के मामले में, विश्वास के मामले में। बिल्कुल। और महेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो ट्रस्ट को लेकर एक विश्वास की बात है, तो एक बार फिर से पूरी दुनिया को भारत पर विश्वास है कि ये जो मौजूदा महासंकट है पूरी दुनिया के सामने, इसका हल भारत से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल। चीन का जिक्र भी कई बार आया, लेकिन उसके भी अपने इंटरेस्ट है। जी, सर्गेई लावरोव का ये कहना काफ़ी उचित है और एक तरह से अपने मेज़बानों के प्रति उनकी आस्था का विश्वास दिलाता है। पर इसमें ये भी कहना होगा कि ब्रिक्स के पटल पर अगर ईरान और यूएई के दोनों विदेश मंत्रियों के को आमने सामने करके उनके बीच समझौता कराने की जो कोशिश की गई, उसके अच्छे परिणाम नहीं निकले और विवाद दोनों के बीच में बना रहा, जिसकी वजह से एक जॉइंट कम्युनिके नहीं बन पाया और अध्यक्ष के वक्तव्य से ही संतोष करना पड़ा। इससे पता लगता है कि खाड़ी के अपने अंदर कितने विरोधाभास हैं और अमेरिका के जो ईरान से विरोधाभास हैं वो इससे अलग लेकिन कई गुना बड़े हैं। तो इस तरह का अगर मध्यस्थता करनी है तो इसके लिए एक लंबी अवधि चाहिए होगी, संतोष चाहिए होगा और एक तरह से दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध चाहिए होंगे, जिनमें कि व्यापारिक, आर्थिक और सामरिक संबंध भी हों। तो ऐसा करने की परिस्थिति भारत की है और इसमें भारत की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि हर संभव हम इसमें सहायता के लिए तैयार हैं। और सतीश जी, लेकिन जो बात एक थोड़ी देर पहले आपने कही आर्थिक वाली,
लेकिन इस समय आप देखिए आर्थिक शक्तियां कहां किसी समाधान को दे पा रही हैं। मतलब दुनिया की महाशक्तियां युद्ध ही लड़ रही हैं, वो चाइना में के साथ तनाव, अमेरिका के साथ तनाव, रूस के साथ तनाव। और जब भी दुनिया का उदाहरण देखे ऐसे गर्म कूटनीतिक मसले रहे हैं, तो ऐसे में एक न्यूट्रल मीडिएटर और न्यूट्रल प्लेस की जरूरत रही है, तभी ये संवाद हो पाया, तभी बातचीत हल हो पाया। नहीं तो युद्ध तो एक ऑप्शन खुला ही रहता है, युद्ध में जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। युद्ध नहीं करना है अगर दुनिया में, और इन देशों को युद्ध से निकलना है, यहां से ज्यादा विध्वंस ना हो, तो क्या ये सबसे बेहतर विकल्प भारत के रूप में नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस डायलॉग को आगे बढ़ाना ज्यादा उचित नहीं है? बिल्कुल। देखिए, भारत से बेहतर फिलॉसफी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। कोई देश क्या आज के इस युद्ध जैसे माहौल में, केवल ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। आपने स्टेटमेंट सुना होगा। फिर दूसरा आपने ये भी देखा होगा विश्वामित्र अपने आप में एक थियरी है कि कोई दुनिया का कोई भी देश दुनिया को एक विश्वामित्र के तराजू पर खाके में बना सकता है। भारत के अलावा किसी के पास वो सोच ही नहीं है। तो कहने का अर्थ कि दुनिया एक परिवार है, ये सोच भारतीय फिलॉसफी है। तो भारत के कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, इस मिट्टी में शांति का हमको लगता है कि प्रतीकात्मक वो बिल्कुल। और सतीश सर, एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा और इसके बाद अगली खबर का हम रुख करेंगे कि जो सर्गे लावरोव की तरफ से कहा गया, उसमें यह बात भी आधार के तौर पर रखी गई कि भारत क्यों अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत का शानदार जो कूटनीति का इतिहास है, डिप्लोमेसी का, वो रहा है, और ये जो एक्सपीरियंस है वो यहां पर बहुत काम आ सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं दिल्ली से। दिल्ली में एस जयशंकर और अब्बास अरागची यानी कि ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात को लेकर खबर। मीटिंग के बाद अरागची का बयान, होर्मुज की सुरक्षा ईरान करता रहेगा। दिल्ली में अब्बास अरागची ने कहा, ईरान सभी मित्र देशों का भरोसेमंद साझेदार है, यानी कि जो मित्र देश हैं उनका ईरान लगातार साझेदार है और वो अपने मित्र देशों की भी सुरक्षा करेगा और साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर भी उसका पूरा अधिकार है। तो देखिए, हॉर्मुज पर ईरान का सख्त संदेश क्या है, दिल्ली में अरागची ने क्या कहा है, ये आपको बताते हैं। हॉर्मुज की सुरक्षा ईरान का ऐतिहासिक कर्तव्य है। दोस्त देश ईरान की सुरक्षा पर भरोसा कर सकते हैं, ये अरागची ने कहा है। और अगर मतलब आप समझिए तो ईरान हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा। मित्र देश यानी कि भारत, चीन, जापान के जहाज सुरक्षित रहेंगे। भारत के लिए आपकी ऊर्जा सुरक्षा का सम्मान, लेकिन आप हमें सपोर्ट करें, ये भी अरागची ने कहा। बड़ी बात यह कि अरागची ने एस जयशंकर से मुलाकात के बाद ये बातें पोस्ट की हैं और एक तरीके से पब्लिक डोमेन में ये बात रखी है, मतलब स्पष्ट तौर पर अपना स्टैंड रखा है। कर जी बिल्कुल। और ये जो बयान दिया गया है महेश सचदेवा सर, एक बात बताइए कितना ज्यादा अहम है, क्योंकि जहां एक तरफ ईरान की तरफ से कहा गया, क्योंकि अमेरिका तो बार बार ये बोल रहा है कि जो ईरान है वो अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दादागिरी ना चलाए, उस पर अपना जो कब्जा है वो छोड़े, नहीं तो अमेरिका भी अपने ब्लॉकेट के जरिए यहां पर लगातार कंट्रोल रखता रहेगा। तो नंबर 1 ये जो बयान दिया गया वो कैसे, और जब मित्र देशों का जिक्र किया गया, इसमें भारत का खास तौर पर जिक्र करना जरूरी, क्योंकि भारत का करीब जो आधे से ज्यादा जो ऊर्जा आयात है वो यहीं से होकर आता है। जी, और ये भी याद दिला दूं कि भविष्य में भारत के पास ऐसे अवसर रहेंगे जिनमें कि इस विषय पर बातचीत की जा सकती है। सितंबर में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होना है दिल्ली में, और दूसरी तरफ अगर क्वाड की समिट की बात की जाए तो वो भी निर्धारित है कि इस साल वो भारत में होनी है। अमेरिकी विदेश मंत्री अगले सप्ताह भारत आ रहे हैं, तो ये सब अवसर मिलेंगे भारत को इस विषय पर अपने तरीके से सबसे संपर्क बनाए रखकर किसी तरह से एक ऐसा फॉर्मूला बनाने की जिससे कि रचनात्मक तरीके से ये मतभेद हल किए जा सकें एक समयबद्ध तरीके से। तो देखना ये होगा कि इन अवसरों का किस तरह से दोहन भारत कर पाता है। बिल्कुल, ये सवाल तो है ही, लेकिन बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या ये है कि जो देश इस वक्त तनाव में हैं वो एक दूसरे को लगातार धमकियां दे रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं। बातचीत की टेबल पर वो आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, इस पर
एक लंबी बहस चल रही है पूरी दुनिया में। देखिए, ईरान की यूएई को चेतावनी, इसी से जुड़ी खबर है। इजराइल के रास्ते चल रहा है यूएई, ये बड़ा बयान दिया गया है और यूएई को कीमत चुकानी होगी। ईरानी सांसद जफर गदेरी ने यह कहा है, ऐसा जवाब देंगे जिसे यूएई हमेशा याद रखेगा। और देखिए, चीन दौरे के बाद वॉशिंगटन लौटे ट्रंप और ट्रंप ने चीन दौरे को ऐतिहासिक बताया है। ट्रंप ने कहा, मेरे दौरे में बड़े डील हुए। चीन से लौटते ही ईरान को ट्रंप की धमकी, हॉर्मुज नहीं खुला तो कड़ा एक्शन लेंगे, ये ट्रंप ने कहा। तो अब देखिए, सवाल तो यह भी उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या यहां पर जो सफलता की बात कर रहे चीनी दौरे की, क्या वहां भी एक बड़ा झूठ बोल रहे, क्योंकि कोई बड़ा ऐलान तो हुआ ही नहीं इस दौरे के बाद कि क्या कामयाबी यहां पर मिली, क्या बड़े समझौते हुए। देखिए, आप बीजिंग से लौटते ही ईरान पर इस बीच डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। परमाणु कार्यक्रम पर क्या बोला गया, परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। इधर इजराइल और मिडिल ईस्ट को एक बड़ा जो खतरा है वो बताया गया है, परमाणु कार्यक्रम की वजह से जो ईरान को लेकर खतरा बताया गया। दुनिया में स्थिरता बनाए रखेंगे हम, यह कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। परमाणु मुद्दे पर जिनपिंग भी हमारे साथ हैं। अब हॉर्मुज पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या बयान दिया, यह आप देखिए। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना ही होगा, तेल सप्लाई को बाधित हम नहीं होने देंगे, यह कहा गया। यूएस के खिलाफ हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हॉर्मुज में तनाव बढ़ाया तो फिर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और देखिए, ट्रंप ने जो ये बयान दिया उसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है। तनाव खत्म होने की आशंका कम है, एक तो साफ हो गया है। हॉर्मुज परमाणु पर सहमति नहीं है कोई भी। चीन दौरे पर भी इसका समाधान नहीं निकला है। सतीश जी, एक बात तो साफ है, ट्रंप कह रहे हैं बहुत कुछ हासिल करके आया हूं, विक्ट्री हुई है, बड़ी डील हुई है, लेकिन बयान ये बता रहे हैं कि खाली हाथ ही लौटे। और परिस्थितियां रवि इससे ज़्यादा गंभीर होंगी जो आज हो सकता है कि खाली हाथ लौटने के बाद इतने बड़े आयोजन में जो दुनिया के सबसे दो शक्तिशाली जो मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली मजबूत देश मिलते हों और खाली हाथ लौटना पड़े, तो हो सकता है कि परिस्थिति और प्रतिकूल हो जाए। और यहाँ से हटकर जो दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस जोन है वो मिडिल ईस्ट नहीं है, वो वेस्ट एशिया नहीं है, वो ईस्ट एशिया है जहाँ पर ताइवान लोकेटेड है। और हो सकता है कि ताइवान को लेकर गहमा गहमी जो आज प्रेम जो दिखाई दे रहा है वो उबाल लेने लगे और अमेरिका और चीन के बीच में जो असल दंग, अगर दुनिया में जो हम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो ये तो छोटे मोटे हैं। असल विश्व युद्ध की आशंका जो उभर कर सामने आएगी वो ताइवान युद्ध, यानी आपका ये इशारा है सतीश सर कि जो साल 2021 और 22 के दौरान हमने एक तनाव देखा था जो अपने चरम पर पहुंच रहा था अमेरिका और चीन के बीच में ताइवान मसले को लेकर, जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का विजिट किया था, कहीं ऐसा ना हो कि इस दौरे के बाद मामला उल्टा ही पड़ जाए, जो कहा जा रहा था कि ये दोनों शक्तियां और ज्यादा करीब आती हुई नजर आएंगी। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।